हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं वही बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पर की बात करेंगे ना। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो आपको बता चुका हूं। एक चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी का, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंदर भी अपन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या है, इसके यूज क्या क्या है। तो अपन ने प्लांट्स के अंदर क्या क्या यूज है, क्रॉप्स के अंदर क्या क्या यूज है वो अपन ने देख लिए हैं। अब बात करेंगे अपन मेडिसिन के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी की, तो वो देखते हैं इस लेक्चर के अंदर। और इसी लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को भी समाप्त कर देंगे। जितना पूछा जाता है, जितना ध्यान पर आपको रखना है वो उसको ध्यान से बता दिया है। जहां पर थ्योरेटिकल पार्ट है उसको थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में ही पढ़ा जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन आएगा वहां से बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई छूटेगा नहीं, एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर रहेंगी। चलो, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन के अंदर भाई बायोटेक्नोलॉजी क्या यूज है। प्लांट्स के अंदर अपन कर चुके हैं भाई, मैंने आपको बताया। कॉटन के अंदर क्या है, टमाटर के अंदर क्या है, और आपका जो टोबैको है उसके अंदर क्या है, राइस के अंदर। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे अपन मेडिसिन की। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use in world. पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसके अंदर 30 जो है थेरेपेटिक जो है रिकमेंडेड जो थेरेपेटिक्स है, मतलब रिकमेंडेड जो मेडिसिन है वो अप्रूव हो चुकी हैं। मतलब पूरे विश्व के अंदर 30 ऐसी दवाइयां हैं जो किससे बनी हुई हैं, रिकॉम्बिनेंट जो टेक्नोलॉजी उससे बनाई गई हैं, ठीक है। इन इंडिया, अब आपको लगेगा कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर तो 30 है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 30 है, लेकिन इंडिया के अंदर कितनी है? तो उन 30 में से 12 जैसी जो थेरेपेटिक्स हैं वो इंडिया के अंदर जो है मार्केट में है, मार्केटिंग हो रही है उनके ना। तो इन इंडिया 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, ठीक है। उनमें से 30 तो पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 30 है और इंडिया के अंदर 12 है। तो नॉर्मल बातें हैं। अब बात करें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। इंसुलिन की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो इंसुलिन, इंसुलिन की स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, इजी है, बोल दीजिए। इंसुलिन के अंदर देखो, एक ये गुलाबी कलर के अंदर, पिंक कलर के अंदर क्या है, ए चेन है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक पिंक कलर के अंदर क्या है, ए चेन है। ग्रीन कलर के अंदर क्या है, सी चेन है। और रेड कलर के अंदर क्या है, बी चेन है, ठीक है। मतलब क्या है, 3 चेन है, 3 चेन है, ए चेन, सी चेन, बी चेन, ए चेन, बी चेन, सी चेन, ठीक है। 3 चेन है, ठीक है भैया, 3 चेन है। ये जो चेन है आपस में जुड़ी हुई किसकी मदद से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई है। मैंने कहा कि 3 चेन है, ए चेन, बी चेन, सी चेन, ठीक है। ये आपस में जुड़ी हुई है डाई सल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है भैया। यह स्ट्रक्चर तो मैं समझ में आ गया कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक ए चेन है, एक बी चेन है, एक सी चेन है और आपस में वो चेन जुड़ी हुई है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, क्या है? तो मैंने कहा जिसके अंदर ए चेन, बी चेन और सी चेन तीनों होंगी वो क्या होगा, इमेच्योर इंसुलिन होगा। क्या होगा, इमेच्योर इंसुलिन। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रो इंसुलिन। प्रो जहां पर आ गया मतलब वो इनएक्टिवेटेड है, इमेच्योर है, ठीक है। तो क्या प्रो इंसुलिन या फिर इमेच्योर इंसुलिन है। ऐसा इंसुलिन, ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर ए चेन, बी चेन, सी चेन, 3 चेन आ रही हैं, वो क्या हो जाएगा, इमेच्योर इंसुलिन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक आना चाहिए, भैया 3 चेन है तो ये इमेच्योर है, तो इसमें मैच्योर कैसे होगा? तो मैंने कहा कि जब ये मैच्योरेशन होगा, जब इसका मैच्योरेशन होगा तब ये सी चेन जो है ना, ये जो सी चेन है ये रिमूव हो जाएगी। सी चेन जो है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो सी चेन जो है वो रिमूव होगी तो क्या बच जाएगा, ए चेन और बी चेन। सी चेन अब हट गई भाई, हट गई तो रिमूव हो गई, तो क्या बच जाएगा इसमें, ए चेन और बी चेन ही बचेगी, ठीक है। और वो आपस में किसी चीज से जुड़ी हुई है, डाई सल्फाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ी हुई होती है। डाई सल्फाइड, 2 सल्फर है ना, डाई सल्फाइड बॉन्ड की मदद से वो क्या होती है, जुड़ी हुई होती है आपस में, ठीक है। और ये क्या है, मैच्योर इंसुलिन है। क्या है, मैच्योर इंसुलिन। तो आपके दिमाग में एक चीज बैठा दूं, मैच्योर इंसुलिन है तो सिर्फ ए चेन और बी चेन होंगी। मैच्योर इंसुलिन है तो उसके अंदर ए चेन और बी चेन होंगी और वो आपस में जुड़ी हुई होंगी डाई सल्फाइड बॉन्ड से। और वही बात करें इमेच्योर इंसुलिन की तो उसमें 3 चेन होंगी, ए चेन, बी चेन, सी चेन, और वो आपस में जुड़ी हुई होंगी डाई सल्फाइड बॉन्ड से। बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, बैठ गई होगी। चलो अब बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताओ हमें इमेच्योर इंसुलिन के अंदर। जो इमेच्योर इंसुलिन है ना उसके अंदर हमें बताओ कि कितने अमाइनो एसिड है। हमें क्या पता, हमें तो ये पता है कि ए चेन, बी चेन, सी चेन होती है, उसके अंदर अमाइनो एसिड हमें पता ही नहीं। हम बताते हैं, आज बताते हैं। चलो, ए चेन जो है ना, चेन ए है, उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 21 अमाइनो एसिड होते हैं, 21 अमाइनो एसिड होते हैं। ए चेन होती है उसके अंदर कितने होते हैं, 21 अमाइनो एसिड होते हैं। वही बात करें बी चेन की तो इसमें कितने होते हैं, 30 अमाइनो एसिड होते हैं। और वही बात करें चेन सी की, ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 33 अमाइनो एसिड होते हैं। ये फिक्स है। ए चेन के अंदर 21, बी चेन के अंदर 30
और सी चेन के अंदर 33 अमाइनो एसिड होते हैं। टोटल कितने हो गए? 84 अमाइनो एसिड हो गए। कितने हो गए? 84। तो आपको पूछे कि भैया नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बताओ हमें, किसमें? इमेच्योर इंसुलिन के अंदर बताओ। तो इमेच्योर इंसुलिन के अंदर आपको पता है कि तीनों चेन होती है, ए चेन, बी चेन, सी चेन। तो यहां पर क्या जाएगा? 84 अमाइनो एसिड होंगी टोटल। फिर आपको वो पूछ ले कि भैया आपने ठीक है आपने इमेच्योर इंसुलिन का तो बता दिया हमें अमाइनो एसिड कितनी होती है, हमें अब बताओ आप मैच्योर इंसुलिन के अंदर कितनी अमाइनो एसिड है। तो बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आपको पता है मैच्योर इंसुलिन के अंदर कौन कौन होता है? ए चेन और बी चेन, बस दो ही तो होती हैं, ए चेन और बी चेन, दो ही तो होती हैं। तो ए चेन और बी चेन दोनों हैं। तो ए चेन जो है वो क्या हो जाएगा? 21 अमाइनो एसिड, आपको पता है, ये तो मैंने अभी बताया आपको ना, 21 अमाइनो एसिड होती है। और बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड, टोटल करेंगे तो 51 अमाइनो एसिड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अभी एनसीईआरटी का डायग्राम है इंसुलिन का, जो अभी मैंने आपको बताया वही है। ठीक है, ये क्या है आपकी ए चेन, ये बड़ी वाली क्या है? सी चेन, और ये ग्रीन वाली क्या है? बी चेन। ठीक है, ए चेन, बी चेन, सी चेन। ठीक है, तो ये क्या है? प्रो इंसुलिन। ठीक है, जिसमें तीनों चेन होंगे वो तो प्रो इंसुलिन ही होगा। ये आपस में देखो जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अभी इसका क्या हुआ? मैच्योरेशन होगा तो क्या होगा? प्रो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? इसमें ये सी चेन जो है वो हट जाएगी, रिमूव होगी। ये भी बात मैंने आपको बताया ना कि सी चेन हट जाती है, दो ही चेन बचती हैं, ए चेन और बी चेन। ये ए चेन है, ये बी चेन है, आपस में जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, वही स्ट्रक्चर है। चलो, अब आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे हैं। और अपन इंडिया की बात करें इंडिविजुअली, तो इंडिया के अंदर भी डायबिटिक पेशेंट भर भर के हैं। वो भी आज की जो चल रही है लाइफस्टाइल चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको अब क्या दिया जाता है? इलाज क्या है उनका? इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंसुलिन। अब डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर बढ़ेगा तो इंसुलिन की डिमांड भी बढ़ेगी। मानते हो या नहीं मानते? ये बात है, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनका नंबर बढ़ेगा तो भैया उनके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन भी अपन को ज्यादा चाहिए, उसकी डिमांड भी ज्यादा बढ़ेगी। भैया बिल्कुल बढ़ेगी। तो इंसुलिन की जो डिमांड है वो पूरी कैसे कर सकते हैं अपन को? क्या है, डायबिटिक पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो नीड लार्ज अमाउंट ऑफ इंसुलिन, बहुत अमाउंट में अपन को इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। अब इंसुलिन को जरूरत पड़ेगी तो अपन को कहीं ना कहीं से तो उसको बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो तरीका सोचा साइंटिस्ट ने वो क्या सोचा कि हम जानवरों से निकाल लेंगे। कहां से निकालेंगे? एनिमल से निकाल लेंगे, इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से क्या कर लेंगे? हम इंसुलिन निकाल लेंगे। तो उन्होंने क्या किया? एनिमल से इंसुलिन निकालना चालू किया। जानवर लिए उन्होंने, कैटल्स, पिग्स, सुअर, मवेशी जो है ना कैटल्स है, उनको लिया, काट दिया, उनको काट दिया। उसके बाद में उनको क्या निकाला? पेंक्रियाज निकाल लिया। उस पेंक्रियाज से क्या निकाला उन्होंने? उस जानवर का इंसुलिन निकाल लिया और उस इंसुलिन को किसमें डाल दिया? जिस ह्यूमन जो डायबिटिक पेशेंट है उसको वो इंसुलिन दे दिया। तो आप बोलोगे भैया बहुत अच्छी बात है, ये तो बात बहुत अच्छी बात है, जानवरों से निकाल रहे हैं। वैसे भी जानवरों को काटते तो हैं ही लोग, मीट के लिए काटते ही हैं। अपन ने काम कर लिया, मीट के लिए तो काट रहे हैं, साथ में अपन ने उसका पेंक्रियाज भी खरीद लिया। अपन ने पेंक्रियाज, कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, पेंक्रियाज ले लिया भाई, वो तो काटेंगे ना, उसको थोड़ा रोक सकते, किसी को नहीं रोक सकते, मीट के लिए काटते हैं। तो पेंक्रियाज ले लिया, पेंक्रियाज में से आप इंसुलिन निकाल रहे हो, इंसुलिन को इंसान में ठोक रहे हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन दिक्कत यह है कि वो इंसुलिन किसका था? जानवरों का इंसुलिन था। अपनी ह्यूमन बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और उससे क्या होने लगी? एलर्जी होने लगी। जो डायबिटिक पेशेंट्स थे जिनको ये जानवरों से निकाला हुआ, जो एनिमल से निकाला हुआ जो इंसुलिन दिया, उनको क्या हुआ? एलर्जी होने लग गई, है ना, एलर्जी होने लग गई। तो इंसुलिन फ्रॉम एनिमल्स में क्या दिक्कत आई? इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स, स्लॉटर्ड का मतलब क्या है? उनको वो काटते हैं ना जिस मीट के लिए, उसके स्लॉटर्ड बोलते हैं ना। तो कॉजेस एलर्जी, से क्या हो जाता है? एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो अनुसार यार ये तो ड्रॉप कर देते हैं, ये प्लान तो हो गया फ्लॉप, ये आइडिया तो फ्लॉप है, बिल्कुल फ्लॉप हो गया। तो क्या करें? इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। फिर उनके दिमाग में यार अपन को एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी तो अपन को आती है ना, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होती है, वो भी तो अपन को आती है। हाँ, तो उससे अपन इंसुलिन बनाते हैं। तो उन्होंने ठीक है बनाते हैं इंसुलिन। तो उन्होंने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाना स्टार्ट किया। कैसे कर किया? उन्होंने वो जीन ढूंढा जो इंसुलिन बनाता है। उन्होंने वो जीन ढूंढ लिया, जीन को बाहर निकाला, जीन को फिर किस में डाल दिया? उन्होंने एक बैक्टीरिया में डाल दिया। एक ह्यूमन था, नॉर्मल ह्यूमन था, उसमें से वो जीन निकाल लिया जो इंसुलिन बनाता है, निकाल लिया। वो जीन उन्होंने निकाल कर किस में डाल दिया? एक बैक्टीरिया में डाल दिया। अब बैक्टीरिया जो है वो क्या बनाने लग गया? इंसुलिन बनाने लग गया। ठीक है, बैक्टीरिया से इंसुलिन बन रही है। आपको पता है बैक्टीरिया तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सकता है इंसुलिन, तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपने पास में इंसुलिन जो बनने लगी। साइंटिस्ट हो गए राजी, बिल्कुल बहुत खुश हो गए कि भैया हमने इंसुलिन बना दी। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरिया, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ढूंढा और उसके बाद में इंट्रोड्यूस्ड इन बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट में इंसुलिन बन गई। लेकिन एक जो मेन चैलेंज आ रहा था उनके पास सामने, एक मेन चैलेंज आ रहा था कि भैया मेन चैलेंज इज टू प्रोड्यूस मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है आपको। देखो उन्होंने ह्यूमन से जीन लिया, उसके बाद बैक्टीरिया में डाल दिया। अब वो जीन तो अपना नेचुरल प्रोसेस से काम करेगा, पहले प्रो इंसुलिन बनेगा, उसके बाद में मैच्योर इंसुलिन बनेगा। तो उसके बाद क्या बन रहा था? इमेच्योर इंसुलिन बन रहा था। इंसुलिन तो बहुत सारा बन रहा था यार, लेकिन इमेच्योर इंसुलिन बन रहा था। क्या करें उसका?
तो उन्होंने क्या किया, उसके सामने एक चैलेंज आ गया यार कि इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन मेच्योर नहीं बन रहा, मेच्योर कैसे बनाएं। तो एक कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी आई, इली लिली, एक कंपनी आई, इली लिली नाम याद रखना है, अमेरिकन कंपनी है, नाम है इली लिली, ठीक है। 1983 की बात है, 1983 के अंदर एक कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी थी, वापस बोल रहा हूं 1983 साल है, अमेरिकन कंपनी है और नाम है इली लिली। तो वो कंपनी आई, उसने कहा कि आप चिंता ना करें, हम बनाकर दिखाएंगे आपको, मेच्योर इंसुलिन बना के दिखाएंगे। साइंटिस्ट बोले कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, बोल हम बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ई कोलाई को यूज में लिया। किसको यूज में लिया, ई कोलाई का प्लाज्मिड जो यूज में लिया, ई कोलाई का प्लाज्मिड यूज में लिया, ये ध्यान में रखना। इससे पहले साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, जीन ले रहे थे और बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे थे, बैक्टीरिया खुद वो इंसुलिन बना था। इस कंपनी ने लगाई डिफरेंट अप्रोच। क्या अप्रोच लगाई इसने कहा कि हम क्या करेंगे, देखो इनके पास में क्या बना है, इमेच्योर इंसुलिन बन रहा है, और इमेच्योर और मैच्योर इंसुलिन में फर्क क्या होता है, सिर्फ सी चेन का फर्क होता है कि भाई मैच्योर में सी चेन नहीं होती और इमेच्योर में सी चेन होती है। तो हम एक काम ऐसा करें कि भैया सी चेन का जो झंझट ही खत्म कर दें, झंझट ही खत्म कर दें, हम ऐसा काम करें सिर्फ ए चेन और बी चेन ही बनाएं। तो उन्होंने क्या किया, एक इकोलाई ली, फर्स्ट इकोलाई, सेकंड इकोलाई, दो की इकोलाई ले ली, पहली इकोलाई, दूसरी इकोलाई, दो इकोलाई रख ली इन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, दो जीन लिए, एक जीन क्या बनाता है, सिर्फ ए चेन बनाता है, वो पहली इकोलाई के अंदर डाल दिया, ए चेन वाला। ए चेन वाला क्या किया, पहली इकोलाई के अंदर डाल दिया, और दूसरा जो बी चेन वाला वो किसके अंदर दिया, दूसरी इकोलाई के अंदर डाल दिया। दोनों इकोलाई के अंदर क्या, एक के अंदर ए चेन बन रही है, एक के अंदर बी चेन बन रही है, दोनों अलग अलग बना दी, ठीक है। ए चेन अलग बन गई, बी चेन अलग बन गई। अब बोला कि जोड़ोगे कैसे, तो उन्होंने क्या ही रखा, सिंपल है, ए चेन बना ली, बी चेन ले ली, दोनों का आपने जोड़ दिया, किसकी मदद से, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से जोड़ दिया, और आपका मैच्योर इंसुलिन तैयार हो गया। मैच्योर इंसुलिन क्या हो गया, तैयार हो गया। तो बोला बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बोले इसको दो पेशेंट को दो, है ना। तो ये एल कंपनी जो है इसने बनाया था, और ये ध्यान में रखना, ई कोलाई का यूज किया था। ए चेन एंड बी चेन प्रोड्यूस्ड सेपरेटली प्रोड्यूस करवाई एंड कंबाइंड बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड लेटर। उसके बाद डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है उससे लेटर उसमें जोड़ दिया गया उसको। ह्यूमन इंसुलिन को क्या बोलेंगे, ह्यूम्यूलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूम्यूलिन बोलते हैं इसको ना। फिर बात करें जीन थेरेपी की, ये इंसुलिन की बात अपन ने कर ली, जीन थेरेपी की बात करते हैं। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी सिंपल है यार, कोई भी डिफेक्टिव जीन है, किसी भी इंसान के अंदर कोई जीन के अंदर अगर डिफेक्ट आ गया तो क्या कर सकते हैं अपन, उस डिफेक्टिव वाले जीन को हटाएंगे और वहां पर नॉर्मल जीन जो है वो फिट कर देंगे। यही क्या होती है, जीन थेरेपी होती है। जीन थेरेपी एक टाइप की थेरेपी है, उसके अंदर क्या करते हैं, किसी इंसान के अंदर अगर डिफेक्टिव जीन है, जीन जो है वो डिफेक्ट हो चुका है, तो उस जीन को अपन बाहर निकालेंगे, वहां पर नॉर्मल जीन जो है वो फिट कर देंगे। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो जीन थेरेपी वो क्या की गई थी, एक 1990 के अंदर की गई थी, और किसमें की गई थी, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर की गई थी, ठीक है। तो क्यों की गई थी उसकी बात कर लेंगे ना। तो डिफेक्टिव जीन जो वो करेक्टेड बाई नॉर्मल जीन से उसको सही कर दिया जाता है। ये जीन थेरेपी का मतलब है। जीन थेरेपी का मतलब क्या है, डिफेक्टिव जीन करेक्टेड बाई नॉर्मल जीन। First clinical gene therapy was given in 1990 to 4-year-old girl, ठीक है, with adenosine deaminase ADA deficiency। एक लड़की थी 4 साल की लड़की थी, उसके अंदर क्या थी, अदा की कमी थी, इस वजह से उसको क्या देनी पड़ी, ये जीन थेरेपी देनी पड़ी। कब दी, 1990 के अंदर दी। ईयर याद रखनी है, इस लड़की की आपको उम्र याद रखनी है, 4 साल की इसकी एज थी। कमी क्या थी इसमें, दिक्कत उसमें अदा की कमी थी। देखो जिंदगी में कुछ भी ना हो, आपके पास में पैसा ना हो काम चल जाएगा, गाड़ी ना हो काम चल जाएगा, घर ना हो तो भी काम चल जाएगा, और गर्लफ्रेंड ना हो तो भी काम चल जाएगा, बॉयफ्रेंड ना हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए आपके पास में, अदा होनी चाहिए। अदा होगी तो आप इस जीवन में, इस लाइफ को आप जी सकते हो, वरना नहीं जी सकते। अदा किसकी, जैसे ऐश्वर्या राय में अदा है, नोरा फतेही में अदा है, वैसी आपके पास में अदा होनी चाहिए। नहीं जी, वैसी अदा की अपन बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आवाज आई होगी आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं, बोतल गिर गई नीचे। अदा की बात कर रहे हैं। अदा क्या है भाई, ADA, ठीक है। शॉर्ट में अदा इसलिए बोला मैंने आपको, अभी आपको याद रहेगा, अभी आपको याद रहेगा, अदा को नहीं भूलोगे ना। तो जीवन जीने के लिए अदा होनी चाहिए। अदा क्या है, एडेनोसिन डीअमीनेज, ADA अदा, ठीक है। तो ये एडेनोसिन डीअमीनेज क्या है, एक एंजाइम है। ये एंजाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके बिना अपन जीवन नहीं जी सकते। इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है इस एंजाइम में से खास बात, तो ये एंजाइम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, अगर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा आपको पता है। एक बार HIV की तरफ चलते हैं, एड्स की तरफ चलते हैं। HIV जो है वो आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर आपने पढ़ा है। HIV जो है, एड्स, इसके अंदर क्या होता है, टी लिम्फोसाइट जो है वो काम करना बंद कर देती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करना बंद कर देती है। ये बात अपन पढ़ के आए हैं,
ये अपन पढ़ के आए हैं कि एड्स के अंदर क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो वो काम करना बंद कर देती है। लेकिन 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 बी लिम्फोसाइट वाली इम्यूनिटी वो भी काम करती रहती है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है अपने अंदर, ठीक है, एक बी लिम्फोसाइट एक टी लिम्फोसाइट वाली है ना। तो टी लिम्फोसाइट वाली कौन सी होती है, आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो वो काम नहीं करती है ना, वो बंद हो जाती है एचआईवी के अंदर। और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो बी लिम्फोसाइट वाली है वो काम करती रहती है, उसमें एक इम्यूनिटी खराब हो जाती है अपने ना। फिर भी एचआईवी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रोग लग जाते हैं, बहुत सारे रोग लग जाते हैं, उसके अंदर इम्यूनिटी काम नहीं करती, तो जिसकी कोई मार्केट के अंदर वैल्यू नहीं है वो भी आकर रोग कर जाता है, वो पैथोजन भी आगे रोग कर जाता है। तो एचआईवी के अंदर आपने पढ़ चुके हैं। लेकिन लेकिन यहां पर अगर एडीए की कमी होगी ना, एडीए जो है इस एंजाइम की अगर कमी होगी तो क्या होगा पता है आपको, दोनों की दोनों इम्यूनिटी खराब हो जाएंगी, दोनों की दोनों इम्यूनिटी काम करना बंद कर देंगी। टी लिम्फोसाइट वाली भी काम करना बंद कर देगी और बी लिम्फोसाइट वाली भी काम करना बंद कर देगी, ठीक है। टी लिम्फोसाइट वाली भी और बी लिम्फोसाइट वाली दोनों जो है वो काम करना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी। जब दोनों काम करना बंद कर देंगी तो क्या होगा, एससीआईडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एससीआईडी। क्या सोनी पर सीआईडी ना, एससीआईडी मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी ये हो जाता है। भैया ये क्या है, ये एक अकेला कोई रोग नहीं है, इससे क्या इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाती है, बहुत ही खतरनाक इम्यूनो डिफिशियंसी होती है। दोनों इम्यूनिटी है वो काम करना बंद कर देंगी, दोनों इम्यूनिटी काम नहीं कर रही तो आपके बहुत सारे रोग, आपके नहीं बहुत सारे जिसको होगी उसको बहुत सारे रोग हो जाएंगे और उसके बाद में डेथ तो होनी ही है। तो एडीए बहुत जरूरी है। इसके मतलब इम्यूनिटी के बिना क्या है, इंसान जी सकता है, बिल्कुल नहीं जी सकता। इम्यूनिटी के बिना इंसान बिल्कुल नहीं जी सकता। तो एडीए होगी तभी इम्यूनिटी होगी, तो एडीए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बोला कि अदा बहुत जरूरी है ना। चलो, दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ठीक है, ये क्रूशियल है किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए काम करने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको वो लड़की वाला बताया, 4 साल की लड़की थी, ये केस आपको याद रखना है। पहली जो क्लिनिकल जो दी गई थी थेरेपी दी गई थी वो किसको दी गई थी, एक 4 साल की लड़की थी, वो 1990 के अंदर दी गई थी। और ये ईयर और लड़की का जो उम्र है वो आपको याद रखनी है। और वो क्या है, इसके अंदर कमी थी एडेनोसिन डीएमिनेज की अदा की कमी थी, है ना, एडीए की कमी थी। चलो, एडीए डिफिशियंसी कॉजेस एससीआईडी। एडीए की जो डिफिशियंसी है वो क्या कॉज करती है, एससीआईडी कॉज करती है, बता चुका हूं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। अब एडीए डिफिशिएंट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं अपन, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो 3 मेथड्स फॉर एडीए डेफिशिएंट। एडीए डेफिशिएंट के लिए 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है, पहला है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। पहला क्या है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। इसके अंदर क्या करेंगे, जो डिफेक्टिव बोन मेरो है उसको अपन बाहर निकालेंगे और नॉर्मल जो बोन मेरो है उसको अपन ट्रांसप्लांट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफेक्टिव बोन मेरो जो पेशेंट है उसका डिफेक्टिव बोन मेरो निकाला और किससे रिप्लेस कर दिया, उसको नॉर्मल बोन मेरो के अंदर रिप्लेस कर दिया। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी, जिसके अंदर एडी कमी है, जल्दी से अपन क्या करेंगे, बोन मेरो का ट्रांसप्लांट कर देंगे और बढ़िया पेशेंट एकदम से ठीक हो जाएगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक तो ये परमानेंट क्योर नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है, ऊपर से बहुत एक्सपेंसिव होता है, बोन मेरो को ट्रांसप्लांट करना बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होती है ना। तो इसलिए बोन मेरो का जो ट्रांसप्लांटेशन एक तरीका है, लेकिन इसको अपन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ना, इफेक्टिव इतना नहीं है। दूसरा तरीका बताऊं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके अंदर क्या करेंगे, कमी किसकी है भाई, एडी की कमी है, तो क्या करेंगे अपन, एडीए जो है उसको इंजेक्ट कर देंगे, किसके अंदर, जो पेशेंट है उसके अंदर क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। भाई जिसके अंदर एडीए बन रहा है, नॉर्मल इंसान है, एडीए ले लिया अपन ने, ले लिया एडीए भरा इंजेक्शन के अंदर और ठोक दिया पेशेंट के अंदर, एडीए की कमी दूर, एडीए की अदा की कमी दूर, अदा आ गई उसमें, तो अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एडीए इंजेक्टेड टू पेशेंट। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अपने एडीए एंजाइम डाल दिया उसके अंदर, अब तो वो ठीक हो ही जाएगा ना। तो मैंने कहा ये भी परमानेंट पक्का इलाज नहीं है यार। तो बोला क्यों नहीं है इलाज, आपने एडीए डाल दिया। तो मैंने कहा एंजाइम डाला अपन ने ना, और ये एंजाइम की उम्र ज्यादा नहीं होती, 20 से 25 दिन का खेल है इसका ना, उसके बाद में डेथ हो जाती है इसकी। तो इस वजह से ये एंजाइम जो है वो 20 से 25 दिन बाद में वापस इंजेक्शन देना पड़ता था, परमानेंट पक्का इलाज नहीं है ना। फिर बात करें तीसरी है लिम्फोसाइट कल्चर मेथड। क्या है, लिम्फोसाइट कल्चर मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे ना। आजो, ये लिम्फोसाइट कल्चर मेथड है, इसको देखो, ये मैं बना देता हूं एक इंसान। ये मैं कौन बना रहा हूं आपको पता है, एक लड़की है, ठीक है, स्माइल कर रही है, खतरनाक स्माइल है इसकी। ये चलो इसके स्ट्रक्चर बना देते थोड़ा सा, लो जी ऐसा बना दिया ना। अब ये ऐसे तो क्या ही होगी बेचारी, वो क्या बना दिया ये, ठीक है, ये मान लो है ना। और इसकी दिक्कत क्या भाई, इसमें एडी की कमी है, अदा की कमी है इसके अंदर, एडीए की कमी, एडी की कमी है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, लिम्फोसाइट कल्चर से इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, अपन ने क्या किया, इसके लिम्फोसाइट बाहर निकाल लिए, लिम्फोसाइट इसके बाहर निकाल लिए, लिम्फोसाइट। इस लड़की के अपन ने क्या किया, लिम्फोसाइट जो इसके बाल थोड़े लंबे कर देते हैं ना,
बाल थोड़े लंबे कर देते हैं इसके ताकि लड़की वाली फील आए। भाई खतरनाक बना दी, चुड़ैल बना दी इसको तो मैंने। ठीक है, ये लिम्फोसाइट मैंने बाहर निकाल ली, इसकी निकाल ली। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको कल्चर करेंगे। क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। ये लो जी, ये मैंने लिम्फोसाइट में कल्चर करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इनको ठीक कैसे करें, लिम्फोसाइट के अंदर क्या एडी की कमी है, इसको ठीक कैसे करें। तो मैंने क्या लिया, रेट्रोवायरस लिया। क्या लिया, रेट्रोवायरस लिया। आपको पता है रेट्रोवायरस को अपन क्या यूज में करते हैं, एनिमल्स के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए, ह्यूमन क्या एनिमल ही था, तो एनिमल्स के लिए क्या यूज में लेते हैं, उसको एज ए वेक्टर यूज में लेते हैं, एज ए वेक्टर इसको यूज में लेते हैं। रेट्रोवायरस को बता चुका हूं लास्ट चैप्टर के अंदर, है ना। तो ये क्या रेट्रोवायरस है, क्या है ये, रेट्रोवायरस। ठीक है भैया, रेट्रोवायरस है। अपन ने क्या लिया, एक जीन लिया, अपन ने नॉर्मल इंसान से जीन लिया। कौन सा जीन है ये, एडीए वाला जीन है, एडीए जीन। ठीक है, एडीए वाला जीन है, ये जीन ही है, वो एडीए एंजाइम बनाता है। इस जीन को अपन ने इसके साथ में जोड़ दिया। ये क्या है, वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है आपका। इस वेक्टर के साथ में अपन ने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। और जोड़ते कैसे वो अपन बात कर सके यार, बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, है ना। तो इसको जोड़ दिया इसके साथ में। अब क्या करेंगे, इस रेट्रोवायरस को इसमें भेज देंगे, इस कल्चर में भेज देंगे। आ जाओ जी रेट्रोवायरस जी, आ जाओ रेट्रोवायरस, आ जाओ। और इसको ये क्या करेगा, इसको इन्फेक्ट करेगा। इसको क्या करेगा, ये जो लिम्फोसाइट है उनको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। जब ये इसको इन्फेक्ट करेगा ना, जब ये इनको इन्फेक्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या डाल देगा, ये साथ में ये एडीए वाला जीन भी इनमें डाल देगा। क्योंकि इसमें साथ में मैंने क्या लगा के भेजा है, एडीए वाला जीन लगा के भेजा है, तो वो जीन किसमें आ जाएगा, इन लिम्फोसाइट्स में आ जाएगा। ये जो लिम्फोसाइट्स अपन ने बाहर निकाली थी स्पेशलिटी की, इनमें आ जाएगा वो एडीए का जीन। अब ये लिम्फोसाइट में वो एडीए का जीन आ गया तो अपन क्या करेंगे, इसको वापस क्या कर देंगे, बैक टू होम, वापस आ जाओ भैया, स्पेशलिटी के अंदर वापस ट्रांसप्लांट कर देंगे इनको ना, वापस इनको वापस डाल देंगे, इनको वापस यहाँ डाल देंगे, है ना। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अपन ने बाहर निकाला लिम्फोसाइट्स को, उसके बाद में अपन ने क्या डाल दिया, उसके अंदर एडीए का जीन डाल दिया, वापस भेज दिया, बहुत अच्छी बात हो गई। तो मैंने कहा कि हाँ यार अच्छी बात तो हो गई है, लेकिन ये भी पक्का इलाज नहीं है, ये भी पक्का इलाज नहीं है। भाई क्या बात हुई, आप कोई भी बोलोगे पक्का इलाज नहीं, पक्का इलाज नहीं है, तो फिर कैसे इलाज करेंगे। ठीक है, तो पक्का इलाज नहीं है, तो भाई नहीं है भाई पक्का इलाज, कैसे नहीं है पक्का इलाज, आपने जीन डाल दिया फिर भी क्या दिक्कत आ गई। तो मैंने कहा कि लिम्फोसाइट है ना यार, ये इमोर्टल नहीं होती है ना। अगर ये इमोर्टल होती, अगर ये कभी नहीं मरती तो जीन इनके अंदर हमेशा रहता, लेकिन लिम्फोसाइट जो है वो एक टाइम के बाद में मर जाती हैं। जब ये मर जाएंगी तो जीन भी खत्म हो जाएगा इनके साथ में, तब क्या है, वापस एडी की कमी आ जाएगी, तो वापस इनको कराना पड़ेगा ऐसा सिस्टम, है ना। तो लिम्फोसाइट कल्चर मेथड जो इसमें क्या करते हैं, लिम्फोसाइट रिमूव्ड फ्रॉम पेशेंट से अपन लिम्फोसाइट बाहर निकालते हैं, अभी बताया मैंने आपको। उसके बाद क्या करते हैं, जीन फॉर एडीए इंट्रोड्यूस्ड इन रेट्रोवायरस, जो जीन एडीए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको रेट्रोवायरस में डालते हैं, और फिर उसको क्या किसमें वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, लिम्फोसाइट्स के अंदर। फिर लिम्फोसाइट्स को वापस रिटर्न कर देते हैं पेशेंट के अंदर, अभी अपन ने किया। ठीक है, नॉट ए परमानेंट क्योर बिकॉज लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल। ठीक है, परमानेंट क्योर नहीं है क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो वो इमोर्टल नहीं होती हैं। अगर इमोर्टल होती तब तो अपन इसको परमानेंट क्योर मान सकते थे। परमानेंट क्योर इफ डन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये परमानेंट क्योर हो सकता है अगर इसको अपन क्या करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उनके अंदर अपन इसको कर लें, तब तो ये परमानेंट क्योर बन सकता है। अगर पता लग जाए किसी को कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही कि बच्चे के अंदर भाई ये दिक्कत है, इस जीन की कमी है इसके अंदर, तो अपन ये वाली प्रोसेस अपना सकते हैं। ये वाली प्रोसेस अगर अपन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करेंगे तब तो काम चल जाएगा, तब तो क्या है वो परमानेंट क्योर हो जाएगा, पक्का इलाज हो जाएगा। ठीक है, अब डिफेक्टिव कैसे पता लगता है कि भाई इसके अंदर जीन के अंदर कमी है या नहीं है। ठीक है, ये बातें पता लगती है। एक टेक्निक बताई थी मैंने आपको होम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर बताई थी, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि भैया इससे क्या पता लगा सकते हैं अपन, डिसऑर्डर्स वगैरह की बात पता लगा सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकालेंगे, उससे अपन एनालाइज करते हैं एमनियोटिक सेल्स को, और उसके बाद पता लग जाता है अपन को कि इसके अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है। वो अलग बात है, अपन उसको गलत यूज में लेते हैं। आप सेक्स डिटर्मिनेशन के काम में लेते हैं कि भाई लड़का होगा लड़की होगा, लोग इसके लिए ज्यादा यूज में लेते हैं उसको, लेकिन ये यूज उसका नहीं है। यूज क्या है उसका, ठीक है, इसके लिए तो वो बैन है, लेकिन वो यूज उसका क्या है कि भाई पहले से अपन को पता लग जाए कि बच्चे के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर पहले उस टाइम पर पता लग जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर वो ठीक हो सकती है तो उसको ठीक करा सकते हैं, वरना उसको अबॉर्ट भी करा सकते हैं, है ना। चलो अब बात करें मोलिकुलर डायग्नोसिस की, बात करते हैं ना। मोलिकुलर डायग्नोसिस ये अपने जीन थेरेपी भी पढ़ ली, ठीक है, समझ में आई होगी, इंसुलिन पढ़ लिया, जीन थेरेपी। अब बात करें मोलिकुलर डायग्नोसिस, तो सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, जो सीरम और यूरिन एनालिसिस है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की बात कर रहे हैं ना। तो ब्लड टेस्ट जो है, यूरिन टेस्ट, अब जब भी डॉक्टर के पास में जाओगे तो आप छोटे मोटे इसको बताओगे सिम्टम, तो आप बताओगे ब्लड टेस्ट करवा लो, सीरम टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाते हो आप, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका अर्ली स्टेज के अंदर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में आता ही नहीं है उनका ना, उनका आता ही नहीं है, पता ही नहीं लगता कि भाई ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में पता नहीं लगता कि इसके अंदर ये बीमारियां हैं भी, अर्ली स्टेज के अंदर नहीं पता लग पाता, और बहुत ज्यादा हाई स्टेज पे जाने के बाद पता लगता है, उसके बाद में इलाज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो क्या करें भैया, क्या करें, हमें तो डॉक्टर ये बताया कि भाई ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो।
तो उन बीमारियों के लिए क्या है, अलग अलग टाइप के टेस्ट है, तो उनसे क्या है अपन को जल्दी पता लग जाता है। तो सीरम एंड यूरिन एनालिसिस जो है वो लेट डिटेक्शन होता है, इनसे क्या लेट डिटेक्शन होता है, जब बीमारी जो वो बहुत ज्यादा फैल जाती है तब इनसे डिटेक्ट होता है सीरम और आपका जो यूरिन एनालिसिस है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर है, एलाइजा है, ठीक है, एलिसा भी बोलते हैं, एलाइजा, ठीक है, फॉर अर्ली डिटेक्शन। ये वाली टेक्निक यूज करते हैं पर अर्ली डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब आपको पता है पीसीआर जो आपने कोरोना में भर भर के सुनी है, पीसीआर होती कैसे है वो अपन पढ़ के आ चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर। पीसीआर कोरोना में क्या सुना आपने, तो पीसीआर करते थे, अब भाई अब बोलोगे भाई सिम्टम, मेरे तो कोई सिम्टम है ही नहीं, फिर भी बोलता था गवर्नमेंट बोलती थी भाई वो आप पीसीआर की वो दिखाओ, टेस्ट दिखाओ हमें, तब मानेंगे कि आपको कोई नहीं है, कोरोना नहीं है आपकी, है ना। तो वो क्या मतलब है, आपको सिम्टम नहीं आ रहे तो मतलब नहीं है। तो इससे मतलब ये है कि अगर सिम्टम आपको नहीं भी आ रहे हैं तब भी आपको कोरोना हो सकता है। मतलब कोरोना अगर आपको जस्ट इंटर ही हुआ है तो मतलब सिम्टम नहीं दिखा रहा, वो सिम्टम नहीं दिखा रहा, तो पीसीआर से क्या पता लग जाता है। अगर थोड़ा सा कोरोना भी हुआ ना, थोड़ा सा भी कोई पैथोजन हुआ तो पीसीआर जो उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसकी बहुत सारी कॉपी बना देता है और वो दिखा देता है कि इसके अंदर भैया दिक्कत है, इसके अंदर वो पैथोजन है, आगे जाके इसके अंदर सिम्टम आ सकते हैं। तो पीसीआर से पहले ही पता लग सकता है, मतलब अर्ली स्टेज के अंदर पीसीआर से पता लग सकता है। एलिजा जो एड्स के लिए आपको पता है ये यूज किया जाता है, ठीक है, एड्स का टेस्ट है, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी की बात करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी की। ऑटो रेडियोग्राफी से क्या पता लगता है कि किसी डीएनए के अंदर, किसी डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ, कोई चेंजेस तो नहीं आए, ये पता लगा सकते हैं अपन, म्यूटेशन वगैरह की बात पता लगा सकते हैं किससे, ऑटो रेडियोग्राफी से। कैसे पता लगा सकते हैं वो ध्यान से सुनना। डीएनए आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो डीएनए को बाहर निकालेंगे, कैसे डीएनए को बाहर निकालते हैं, कैसे उसको काटते हैं, वो सारी प्रोसेस अपन लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं ना, तो बताइए आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, वो सारी बता चुका हूं आपको ना। तो डीएनए को आपने बाहर निकाल लिया, डबल स्टैंडर्ड होता है, दोनों स्टैंड को अलग अलग कर लिया, एक सिंगल स्टैंड में बदल लिया ना। ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड है, ऐसे डीएनए आपस में जुड़ा हुआ है, उसको अपने तोड़ दिया और अलग अलग कर लिया, दोनों स्टैंड को अलग अलग कर दिया, दोनों स्टैंड आपने अलग अलग कर दिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लिया ना, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। और वो ऐसा मॉलिक्यूल लिया, रेडियो एक्टिव तो है ही, वो ऐसा मॉलिक्यूल लिया कि वो डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, ठीक है, क्योंकि दोनों को तो आपने तोड़ दिया ना, अलग अलग कर दिया, ये जो एक स्ट्रैंड है इसके साथ में आके वो जुड़ जाए, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया अपन ने, ठीक है। वो जो दूसरा जो रेडियो एक्टिव जो मॉलिक्यूल है वो अपन ने ऐसा बनाया है कि वो इसके साथ में आके वो फिट हो जाए, ठीक है। ये डीएनए है नॉर्मल अपना, ठीक है, ठीक है। ये अपन ने ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जो इसके साथ में आके जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या रेडियो एक्टिव है, जुड़ जाएगा। उसके साथ में नहीं जुड़ेगा, जो क्या होगा, म्यूटेशन होके उसमें कोई चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा डीएनए जिसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे उसके साथ में ये नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। तो नहीं जुड़ेगा तो अपन को पता लग जाएगा कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, इसका ये ढक्कन है, ठीक है, ये ढक्कन इस पर लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा भैया ना, बिल्कुल लग जाएगा। अगर मैं क्या करूं, ये बोतल है, ठीक है, ये जिस मॉडल की बोतल है, जिस कंपनी की बोतल है, ऐसे ही मैं क्या करूं, इस तरीका का ढक्कन जो है मैं अलग बनवा लूं, ठीक है। ये कैसा है, स्काई ब्लू कलर का, ठीक है, स्काई ब्लू कलर मान लो उसको ना। अगर मैं ऐसा पिंक कलर का ऐसा ढक्कन बनवा लूं, पिंक कलर का मैं ऐसा ढक्कन बनवा लिया ढक्कन, और उसके बाद में क्या करूं, उस ढक्कन को मैं इस पर लगाऊं। सेम मैंने ऐसा ढक्कन बनवाया और पिंक कलर का लाके मैं उस ढक्कन इस पर लगा दूं, लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, सेम ही तो बनाया आपने, तो पिंक कलर का लगा देंगे। इसी कंपनी की ऐसी ही सेम मॉडल की जो बोटल्स हैं उन सब पर वो ढक्कन लग जाएगा, बिल्कुल भैया लगेगा। क्यों, क्योंकि अपन ने उसी का साइज का बनाया है। अगर मैं क्या करूं, इस बोतल का जो आगे का जो मुंह है जहां पर ढक्कन लगता है, इसको मैं क्या करूं, थोड़ा सा आग पर रख दूं और उसके बाद में इसका शेप चेंज हो जाएगा, उसके बाद ढक्कन लगाऊं, लग जाएगा क्या ढक्कन, नहीं लगेगा, वो ढक्कन नहीं लगेगा, मतलब चेंज कर दिया अपन ने। वही सेम डीएनए की बात कर रहे हैं, अपन ने डीएनए की एक स्ट्रैंड लिया, अपने दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया, ठीक है। अगर कोई चेंजेस नहीं आए होंगे डीएनए के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल डीएनए है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जो रेडियो एक्टिव वाला है वो उसके साथ में आके चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर उस डीएनए के जो अपना जो डीएनए है उसके अंदर कोई चेंजेस होंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है वो नहीं लगेगा उसके अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर नहीं लगेगा, जिस डीएनए पर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लगेगा, जो रेडियो एक्टिव वाला नहीं लगेगा, वो एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उस फिल्म पर उसकी फोटो नहीं आएगी। फोटो नहीं आ रही मतलब क्या है, इस डीएनए के अंदर गड़बड़ आ गई, इस जीन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट तो है, इस जीन के अंदर क्या है, इस डीएनए के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है, ठीक है। अगर वो जुड़ जाएगा मतलब नॉर्मल है भाई, कोई डिफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि मैंने नॉर्मल के हिसाब से उसको डिजाइन कर रखा है, तो नॉर्मल है तो उसके साथ में वो चिपक जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए तो वो नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि मैंने नॉर्मल के हिसाब से बनाया, चेंजेस आ गए तो वो उसका शेप खराब हो जाएगा, तो उसमें फिट नहीं हो पाएगा। तो अपन को फोटोग्राफिक फिल्म पर अगर उसकी फोटो नहीं आई तो अपन को पता लग जाता है। चलो
ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है। ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, बता दिया मैंने आपको, उसको बोलते हैं प्रोब बोलते हैं। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज, दोनों को आपस में चिपकने के लिए अपन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज, मतलब एक क्या आपका डीएनए एक आपका रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हाइब्रिडाइज हो जाएगा ना। हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन ऑफ यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से अपन उनको डिटेक्ट कर लेते हैं बाद में। द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल हैव नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म पर जो म्यूटेटेड जीन है उसकी फोटो नहीं आएगी, ठीक है, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्रिटी विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि म्यूटेटेड जो जीन है उसके साथ में प्रोब की जो रेडियोएक्टिव जो मॉलिक्यूल है उसकी कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, उसके साथ में वो जुड़ेगा नहीं। चलो ये ऑटो रेडियोग्राफी हो गई। बात करेंगे एलिजा की। एलिजा क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, ऐसे फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या कैसे पता लगता है भाई, एलिजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर ये बेस्ड है। किसी भी पेशेंट के अंदर अगर वो एलिजा टेस्ट कर रहे हैं तो एलिजा में क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडी बन रही है क्या, इस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी बन रही है, किसी भी एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन रही है मतलब वो एंटीजन कहीं ना कहीं है इस बॉडी के अंदर है। अगर वो एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी कभी नहीं बन सकती यार, कभी नहीं बन सकती। भाई मेरे मन में हुआ कि मैं इस फलाने रोग के प्रति क्या बना लूं, एंटीबॉडी बनवा लूं, बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी, मेरे मन में होने से थोड़ा ना होता है। वो अगर एंटीजन आएगा तब जाके वो एंटीबॉडी बनेगी ना, तो मतलब अपन देख लेंगे भाई इसके अंदर एंटीबॉडी बन रही है, मतलब इसके अंदर वो पैथोजन है, तो अपने को पता लग जाता है एलिजा के अंदर ये इस पर बेस्ड अपना एलिजा होता है। फिर बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो नॉर्मल एनिमल्स नहीं होते हैं, पहले बता दूं आपको, नॉर्मल एनिमल्स नहीं होते ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं बनाए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है वो मॉडिफाई किए जाते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं भाई, नॉर्मल कोई जानवर है उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसके अपन को देखो, आपको पता है अपन को डीएनए के साथ में छेड़छाड़ करनी आ गई, मैनिपुलेशन करना आ गया, डीएनए का मैनिपुलेट करना आ गया, तो अपन क्या करते हैं, डीएनए को मैनिपुलेट करके उसके अंदर कोई बाहर का जीन डाल डूल के और क्या बनाते हैं, नया उसको बना देते हैं, वो क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल होता है। इसके अंदर अपन ने चूहा बना लिया, भेड़ बना ली, खरगोश बना लिया, रेबिट बना लिया, ये सारी चीजें अपन ने बना ली, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक मेरे एनिमल आपको पता लग गया कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर डीएनए को मैनिपुलेट करके अपन ने कोई एक्स्ट्रा बाहर से जीन जोड़ दिया, फिर कुछ डिलीट कर दिया कोई जीन, वो सारी चीजें किस कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल होती हैं। तो एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब कोई एक्स्ट्रा अपन जीन डालेंगे तो उसको वो एक्सप्रेस तो करेगा ही, तो वो क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं। Transgenic rats, rabbit, pig, sheep, cow, fish have been produced, although over 95% of all existing transgenic animals are mice, ठीक है। देखो कितने हो गए, फिश भी बना लिए अपन ने, काऊ भी बना रखी है, शिप भी बना रखी है, पिग भी बना रखी है, रेट भी बना रखा है, रेबिट भी बना रखा है ना, ये सारी चीजें अपन ने बना रखी है, ट्रांसजेनिक बना रखी है ना, मॉडिफाई कर रखी है। लेकिन इनमें से अगर अपन ने 100 अगर ऐसे बना रखी है ना, 100 अगर ऐसे बना रखी है अपन ने, अलग अलग टाइप की बना रखे हैं, तो उनमें से 95 क्या है, 95 क्या है आपके, वो आपके माइस हैं, मतलब चूहे हैं, ठीक है। 95% क्या है, चूहे हैं। अब ये अपन क्यों बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहला क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट समझने के लिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को समझने के लिए बनाते हैं कि आपको भाई कोई जीन जो है, कोई जीन आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई जीन है, आप ये चाहते हो कि मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जीन जो वो कैसे काम करता है, ह्यूमन बॉडी पर कैसा काम करता है। तो ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मार दोगी इंसान को आप अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। तो क्या करते हैं, उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ऐसे मॉडिफाई किया जाता है कि उनकी जो बॉडी है, फिर वो जो ह्यूमन के अंदर इफेक्ट आते हैं, वो सारे इफेक्ट जो है अपन को दिखा सकती है, ठीक है। ऐसी जो उनकी बॉडी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर ऐसे मॉडिफाई किया जाता है उनको, तो अपन वो जीन जो है अपन उसके अंदर डालेंगे, फिर अपन उसका इफेक्ट जो उसको स्टडी कर लेते हैं। तो स्टडी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज की अगर स्टडी करनी है अपन को, तो अपन क्या कर लेते हैं, अब कोरोना की बात कर लेते हैं, रिसेंट में है तो कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना जो है ट्रांसजेनिक एनिमल लिया, उस पर अपन क्या है, उसके अंदर कोरोना डाला, फिर अपन ने उस पर स्टडी की भाई कैसे कैसे इफेक्ट दिखा रहा है, उस पर अपन स्टडी करेंगे। तो डिजीज की स्टडी करने के लिए भी एग्जांपल यहाँ पर डिजीज के देखें तो टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जाइमर, इनके लिए जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो वो यूज में लिए जाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं ना, ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। भाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, एक काऊ बनाई अपन ने, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है, एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाई अपन ने, जिसका नाम रखा रोजी नाम रखा, क्या नाम रखा, रोजी नाम रखा। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाई थी अपन ने, उसका नाम रखा रोजी। कब बनाई, 1997 के अंदर बनाई थी। इसके अंदर खास बात क्या थी, इसका जो मिल्क था ना, मिल्क जो था वो इसके अंदर खास बात थी, इसके मिल्क के अंदर क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टल एल्बुमिन था। इसके मिल्क के अंदर क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टल एल्बुमिन जो है वो था, प्रोटीन थी 2.5 ग्राम पर लीटर,
ठीक है, 1 लीटर के अंदर 2.5 ग्राम आ रहा, 2.4 ग्राम आ रहा था। न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड मिल्क फॉर ह्यूमन बेबीज, जो ह्यूमन के जो बेबीज हैं उनके लिए ये न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस्ड था। जैसे बात करें नॉर्मल गाय भैंस है, उनका जो दूध बच्चे के पिलाओगे वो इतना अच्छा नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, उनके अंदर फैट ज़्यादा है, प्रोटीन नहीं है। वही बात करें अपन रोजी गाय का दूध, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है, बैलेंस्ड दूध है ना उसका, ठीक है। फिर एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये किसके लिए काम लेते हैं? यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा जो बीडी सिगरेट पीते हैं उनके अंदर एम्फाइसेमा होता है, लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के अंदर, जहाँ पर अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर 11th क्लास के अंदर, ठीक है, 11th क्लास के अंदर ये पढ़ेंगे एम्फाइसेमा के बारे में। ऑल्सो मेड सम प्रोडक्ट्स टू ट्रीट फिनाइल कीटोन यूरिया PKU एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो फिनाइल कीटोन यूरिया PKU बोले शॉर्ट में ना, और सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इनको ट्रीट करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, नाम दिए नहीं रखा तो अपन को नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। चलो फिर बात करें कैंसर की। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, ये फॉर स्टडी ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज्ड। इनकी स्टडी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज होते हैं, ये मैंने आपको यहां भी बता दिया ना। ये देखो स्टडी ऑफ डिजीज, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब बात करते हैं इथिकल इश्यूज की। ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स आपने देख लिया, अब बात करें इथिकल इश्यूज। देखो ये जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इथिकल इश्यूज बहुत सारे हैं। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है जो स्टार्ट की थी, उस टाइम पर मैंने बताया था कि इसमें एथिकल इश्यूज हैं, क्योंकि इंसान को डीएनए के साथ छेड़छाड़ करनी आ गई तो वो कुछ भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, मेरे जैसा इंसान भी क्रिएट कर सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसे बहुत सारे इंसान लोगों की कॉपी बनाने लग गए, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं ना। अब मान लो किसी को भाई एसिड राय पसंद है तो वो तो एसिड राय की बना देगा कि नहीं एसिड राय बना के, मतलब नहीं एसिड राय बना लूंगा, मेरी पर्सनल एसिड राय बना लूंगा, ठीक है। तो क्लोनिंग, वो क्या क्लोनिंग है, तो सब चीज़ की परमिशन नहीं दे सकते, वो इथिकल नहीं है। वो क्या है? इथिकल नहीं है, हर चीज़ की परमिशन नहीं दी जा सकती है ना। तो उसकी परमिशन प्रॉपर मिलती है। जैसे किसी को मन में आया मैं कुत्ते को और इंसान को मिलाकर कुछ बना दूंगा ना, इसका कुछ हाइब्रिड बना दूँ, इंसान कुछ भी चाहता है, ठीक है, तो इंसान का दिमाग में कुछ आ सकता है, तो कुछ भी बना सकता है, उसको जब टेक्निक मिल गई है तो कुछ बना सकता है। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी, रोबोट जो पहली वाली रजनीकांत और ऐश्वर्या राय वाले ना, तो वो देखिए अपन ने उसमें रोबोट बनाया, उस रोबोट ने अपने जैसे बहुत सारे रोबोट बना लिए, जबकि उस रोबोट जो मशीन है उसके पास में से इमोशन नहीं थे, फिर भी उसने इमोशन डेवलप कर लिए। तो अगर आप इंसान का मेरा क्लोन बना दिया तो उसके अंदर तो पहले से इमोशंस होंगे, ठीक है, तो कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है ना। रोबोट मूवी में कितनी वो उसने तबाही मचा दी थी, वैसा ही सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए एथिकल इश्यूज हैं, और इसके लिए बहुत सारे जानवरों को काटते हैं ना, तो वो सारे भी हैं। तो हर एक चीज को, हर एक रिसर्च को क्या है, परमिशन नहीं मिलती। परमिशन कौन देता है? एक कमिटी है, GEAC, 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी से पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सी कमिटी जो अप्रूवल देती है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म, और इसका ये क्या काम करती है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। GEAC फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इसकी फुल फॉर्म है। क्या काम करती है ये? मेक डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। जो रिसर्च आप कर रहे हो उसकी वैलिडिटी, उसको रिसर्च करनी चाहिए, वो रिसर्च करने लायक चीज है या नहीं है, इथिकल है या नहीं है, वो सारी चीजें कौन देखता है? ये कमेटी देखती है, और फिर यही अप्रूवल देती है। अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बात आ रखी है तो फिर क्या करती है? ये रिजेक्ट कर देती है कि भाई ना, रहने दो, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये रिसर्च नहीं होनी चाहिए, ये इथिकल नहीं है, इसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये अप्रूवल कौन देता है? GEAC, ये कमेटी देती है। सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक। पब्लिक के लिए आप किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाई आपने ऑर्गेनिज्म बना दिया, अगर वो पब्लिक के लिए सेफ नहीं है तो वो मार्केट में नहीं उतारा जाएगा। ये बात कौन बोलता है? GEAC। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, उसकी रिसर्च की परमिशन आपको मिल गई, लेकिन वो बनने के बाद में वो प्रोडक्ट जो है, या फिर कोई वो जो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है, वो सही नहीं बना यार, वो पब्लिक के लिए सेफ नहीं है, तो उसको मार्केट में नहीं तो आ सकते, उसको मार्केट में रिलीज नहीं किया जा सकता। इसकी परमिशन कौन देता है? GEAC देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। चलो फिर राइस की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर राइस की कितनी वैरायटीज है? 2 लाख वैरायटीज है। कितनी? 2 लाख वैरायटी है, ठीक है। बासमती राइस की कितनी? 27 वैरायटीज। इंडिया के अंदर चावल की कितनी वैरायटी? 2 लाख है। और बासमती राइस आप जानते हो, बासमती राइस है ना, तो बासमती राइस जो है इसकी कितनी वैरायटी है? 27 वैरायटी है बासमती राइस की अकेले की, ठीक है। 1997 की बात है, 1997 की बात है। एक अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी जो है उसने पेटेंट करा लिया, किसको? बासमती राइस को पेटेंट करा लिया। अब बासमती राइस कहाँ का है? इंडिया का है जी, इंडिया में ग्रो कराते हैं बासमती राइस, है ना। लेकिन उनको पता चला, अमेरिकन जो कंपनी, उसको पता चला कि भाई बासमती राइस है, इंडिया में ग्रो किया जाता है, और इसकी खास बात है, इसका जो अरोमा है ना, इसके जो स्मेल आती है, इसकी जो खुशबू है, वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बासमती राइस की। तो उन्होंने क्या किया? इसका पेटेंट नहीं करा रखा है इंडिया वालों ने, तो अपन क्या करा लेते, इसका पेटेंट करवा लेते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और पेटेंट करवा लिया उन्होंने। भाई इंडिया वालों ने सोचा कि भाई अपनी चीज है, कौन ही ले सके जा सकता, अपन ग्रो कर रहे हैं भाई, अपनी चीज है। उन्होंने क्या कर लिया? पेटेंट करवा लिया।
पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट टू इन्वेंटर्स। जो इन्वेंटर्स जो सबसे पहले करवा लेंगे किसी चीज का काम, कोई भी चीज है उसके सबसे पहले जाकर वो बता देगा कि भाई ये तो मेरी चीज है, तो वो उसी को पेटेंट मिल जाता है, उसको पेटेंट मिल जाता है। उसने कुछ भाई कुछ प्रूफ भी प्रोड्यूस कर दी होंगी, कुछ प्रूफ भी जो प्रोड्यूस कर दी होंगी, तो उसको पेटेंट मिल गया। अमेरिकन कंपनी थी, 1997 की बात है, उसने बासमती राइस का पेटेंट ले लिया। फिर अपन ने क्या भाई, तो हमारी जो पुरानी जो इंडिजिनस बुक्स हैं, लेटर्स है, उनमें तो बासमती राइस के बारे में बहुत लिख रखा है, ठीक है, तो हमारी चीज़ है, ठीक है, आपका देश तो बना भी नहीं होगा तब की बात है, हमारे पास तो ये बुक पड़ी है। तो बोला ये बुक से अब काम नहीं चलेगा ना, आप पेटेंट तो हमने ले लिया, पहले पेटेंट तो हमने ले लिया, तो ऐसे थोड़े अपने पास में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपना ये सब मिसयूज हो जाता है, अपन थोड़े से अच्छे बन जाते हैं, इस वजह से मिसयूज कर लेते हैं लोग, है ना, विदेश वाले चोर हैं बिल्कुल। फिर भाई बात करें अपन नीम की और टर्मरिक की, हल्दी की, तो नीम और हल्दी तो अपनी है यार, है ना, नीम और हल्दी। और आयुर्वेद वगैरह जो इंडिजिनस टू मेडिसिन सिस्टम है, इसके अंदर तो नीम और हल्दी का तो भर भर के यूज है, ठीक है। जब भी अमेरिका जो है पैदा भी नहीं हुई इनके मेडिसिन, उस टाइम की अपने पास आयुर्वेद है, उस टाइम पर ये हल्दी और ये तो अपने, तो इन्होंने उसका भी पेटेंट ले लिया, अमेरिका वालों ने उसका भी पेटेंट ले लिया, नीम और हल्दी का भी ले लिया। अपन फिर लेके गए, वही है हमारा आयुर्वेद में इतने साल पुराना है, इसमें तो ये लिख रखा है। तुमने कहा कि पेटेंट हमने ले लिया, अब लिख रखा हो। पेटेंट लेने से क्या होता है भाई, पेटेंट लेने से होगा क्या? तो मैंने कहा कि अब हल्दी का पेटेंट उनके पास में है, तो हल्दी से रिलेटेड मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, कोई भी कंपनी अब हल्दी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी तो उस प्रोडक्ट की रॉयल्टी उसको देनी पड़ेगी। हल्दी अगर उसने यूज करी है तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी जिसने वो पेटेंट लिया है, ठीक है। अगर नीम का कोई प्रोडक्ट बना रहा है, नीम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसकी जो रॉयल्टी है वो किसको देनी पड़ेगी? उस कंपनी को। वो कंपनी डिसाइड करती है कितनी रॉयल्टी उसको देनी पड़ेगी। इस वजह से जो हल्दी, नीम, इनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो महंगे हो जाते हैं और अपन को लगता है कि यार ये कंपनी अपन को लूट रही है, यार उनको पेटेंट ले रखा, उनको रॉयल्टी भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है, पेटेंट समझ में आया आपको, ठीक है। ये बात है 1997 के अंदर अमेरिकन कंपनी ने क्या पेटेंट लिया? बासमती राइस का और टर्मरिक, नीम का, इनका पेटेंट ले लिया, ये बात है रखना। फिर लास्ट है बायोपायरेसी। पेटेंट आजकल तो हर चीज़ का ले लेते हैं ना, मैं आपको बता दूं, है ना, किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, पर राइट्स ले लेते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे आजकल यूट्यूब पर गाने आ रहे हैं, इनका भी राइट्स, वो पेटेंट नहीं है, राइट्स हैं, ठीक है, तो राइट्स पेटेंट ही मान लो ना, तो राइट्स है। तो किसी भी देखो अपने देखो सॉन्ग है, जैसे इस सॉन्ग को किसी सॉन्ग को आप अपनी वीडियो के अंदर यूज़ कर लो, वो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या राइट्स है। अभी एक अगर जानते हो आप तो इंस्टाग्राम पर देखा भी होगा, भारत पे को जानते हो? भारत पे जैसे फोन पे आता है वैसे भारत पे भी आता है। उसका एक फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर, वो एक शो में आया था, शार्क टैंक नाम का एक शो आया था सोनी पर, उस पर आया, उसमें आया था वो। उसने एक वर्ड यूज किया था, दोगलापन, ठीक है, तो तेरी दोगलापन अभी उतारता हूँ मैं ना, ऐसा कुछ बोला था। तो वो डायलॉग इतना फेमस हो गया कि वो मीम्स में चलने लगा, इंस्टाग्राम पे चलने लगा। तो उसने क्या किया, वो दोगलापन नाम जो है ना, वही उसके राइट ले लिए, उसने उसको रजिस्टर करा लिया। अब दोगलापन अगर कोई भी ऑफिशियली कहीं यूज करता है, अगर आप और मैं बोल रहे हैं तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऑफिशियली अपने बुक के अंदर यूज कर रहा है उस वर्ड को, कोई फिल्म के अंदर यूज कर रहा है, तो वो दोगलापन अगर यूज कर रहा है तो उनसे भाई परमिशन लेनी पड़ेगी उस वर्ड के लिए भी, ठीक है। तो लोग मतलब ऐसे ऐसे पेटेंट जो राइट्स हैं उन चीज़ों के भी ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। बायोपायरेसी की बात कर लेते हैं। बायोपायरेसी क्या होती है समझा देता हूं, आ जाओ, ये लो जी। बायोपायरेसी, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल मतलब कि एक बहुत सारे अलग अलग देशों के अंदर जो कंपनी चल रही है वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। मल्टीनेशनल कंपनी है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिना परमिशन के, बिना ऑथोरिटी से परमिशन लेके कोई भी रिसोर्स यूज करने लग जाए, उसको क्या बोलेंगे? बायोपायरेसी बोलेंगे। बिना परमिशन के कोई रिसोर्स यूज कर रहा है उसको बायोपायरेसी बोलते हैं। तो पहले थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद में इस पर आते हैं। पहले क्या है, फिल्मों की, तो फिल्म जो है वो थिएटर में, ओटीटी पर, इन पर आती हैं। अभी भी पायरेसी होती है, फिल्मों की पायरेसी होती थी, पहले सीडी में आती थी, डीवीडी उनमें आती थी ना। तो रिलीज होने से पहले वो सीडी जो है वो मार्केट में आ जाती थी और महंगे दाम पर आती थी, लोग खरीदते थे। पहले फिल्मों का बहुत ज़्यादा वो था, ठीक है, तो वो खरीदते थे उनको, और उसके बाद में उसको नुकसान होता था, उसको क्या पायरेसी बोलते हैं ना। अब आजकल पायरेसी कैसे होती है? अब वाली को आप रिलेट करोगे, सीडी डीवीडी का जमाना तो गया, अब वाली को रिलेट करोगे। कोई नेटफ्लिक्स पर कोई फिल्म आई, कोई वेब सीरीज आई, तो क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अमेजन प्राइम वीडियो, वहां पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन फ्री में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। टेलीग्राम पर जाओ, सब कुछ अवेलेबल है, सारी फिल्में, सारी वेब सीरीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। वो क्या पायरेसी है? क्या वही पायरेसी होती है। जैसे पर बात करें थोड़ा एजुकेशन में आ जाते हैं, फिल्मों को छोड़ो एजुकेशन में आते हैं। पेड बैचेस है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो चल रहे हैं, कंपनी चल रही है, उनके पेड बैच है, ठीक है। कोई भी कंपनी का नाम ले लेते हैं, नाम नहीं लेते हैं, कोई भी कंपनी है, ठीक है, जहाँ पर मतलब नीट की तैयारी कराते हैं, नीट की तैयारी करवाते हैं, और वो बैच पेड है। तो वो बैच पेड है ना, उसकी सारी क्लासेस आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। उसकी सारी पेड बैचेस की सारी क्लास पर थोड़ा ढूंढना पड़ता है आपको, वो सारी की सारी फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाती हैं।
ठीक है, कुछ ऐसे महारथी बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, उस क्लास को उठाते हैं और टेलीग्राम पर उसको डाल देते हैं, कैसे भी करके वो कर लेते हैं ना, मतलब इतनी सारी सिक्योरिटी लगा के रखते हैं वो ऐप वाले कि स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते आप, लेकिन फिर भी वो क्लासेस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, टेलीग्राम पर उनकी लिंक पूरी क्लासेस आ जाते हैं। तो वो क्या पायरेसी है, बिना परमिशन के, बिना पैसे दिए हुए आप किसी की चीज यूज में ले रहे हो तो वो क्या होती है, पायरेसी होती है। यहां पर क्या बायो पायरेसी बोल रहे हैं अपन, बायो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के अगर आप बिना परमिशन के लिए यूज में ले रहे हो तो वो क्या है, बायो पायरेसी। जैसे मान लो इंडिया में क्या आयरन है, लोहा है, मान लो है ना, कोई कंपनी आई, बाहरी कंपनी आई और वह आकर यहां पर आई और अपना सेटअप कर लिया और लोहा जो है अपना वो यूज में लेने लग गई, परमिशन ना ली, अथॉरिटी जो है उसे परमिशन नहीं ली, ठीक है, अथॉरिटी से परमिशन ले ली तो उसको जो रॉयल्टी या फिर जो पैसा देना चाहिए उसको एक फिक्स अमाउंट होती है जो उसको देनी पड़ेगी आपको, कंपनी जो उसको अथॉरिटी को देनी पड़ेगी, कंपनी को अथॉरिटी को देनी पड़ेगी ना, तो अथॉरिटी को उसने कोई पैसा वैसा नहीं दिया और बस वो यूज करे जा रही है, तो वो क्या बायो पायरेसी है, वो क्या बायो पायरेसी, समझ में आ गई आपको बात है ना। तो कोई भी नेचुरल रिसोर्स यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर परमिशन, ठीक है। फिर लास्ट है इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली क्लियर्ड सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। इंडियन पेटेंट जो बिल है उसका सेकंड अमेंडमेंट किया है रिसेंटली, किसने, इंडियन पार्लियामेंट ने। इंडियन पार्लियामेंट एक जगह है, ठीक है, एक पूरा बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर बड़े बड़े नेता बैठते हैं और आपस में तू मैं करते हैं, कोई काम की बात वहां पर होती नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा करते हैं और ठीक है, यस इंडियन पार्लियामेंट है। वहां पर क्या है, एक बिल जो है इंडियन पेटेंट बिल जो है वो रिसेंटली क्लियर हुआ है, सेकंड अमेंडमेंट हुआ उस बिल के अंदर ना, सेकंड अमेंडमेंट। आपको ध्यान में क्या रखना है, इंडियन पार्लियामेंट होता है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है, ज्यादा राजनीति में नहीं घुसना, इंडियन पार्लियामेंट होता है और उसके अंदर क्या हुआ है, रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ किसके अंदर, इंडियन पेटेंट बिल के अंदर सेकंड अमेंडमेंट हुआ, बस इतना ध्यान रख लेना, याद हो गया, खत्म चैप्टर हुआ समाप्त। समझ में आया या नहीं आया, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है वो पूरी समाप्त हो चुकी है। अब बात अपन स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। समझनी है जेनेटिक्स ध्यान से तो क्लासेस रेगुलर कर लेना, नहीं समझनी तो अब क्या ही सुनोगे मेरी, है ना, घर वालों की नहीं सुनते आप मेरी क्या सुनोगे, ठीक है। तो भाई ठीक है, समझ में आया नहीं है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के सामने शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।